हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। अपन पिछले क्लास यानी लेक्चर 9 में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और वो कितना आया था उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आया था अपना डिस्क के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फिर अपन डिस्कस किए थे हॉलो हेमीस्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसका वैल्यू कितना आया था हॉलो हेमीस्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर एक दो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए थे। अब उससे आगे लेक्चर 10। बेसिकली आज अपन क्या करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और वो भी कैसा प्रॉब्लम, कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स। ये कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, कनेक्टिंग प्रॉब्लम जैसे 2-3 टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया या 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आज सिर्फ डिस्कस करेंगे। आज कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ओके बच्चों। अच्छा, जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो स्किप कर सकते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। फिर यहाँ से आगे जब अपन लेक्चर 11 करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करेंगे स्टार्ट, तो वहाँ से वो लोग कंटिन्यू करेंगे। और जेई मेंस और नीट वाले बच्चों आ जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या एक स्प्रिंग दे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ओके, ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसका मास m इस पर चार्ज किए हुए है। अब क्या किए, इसके मीन पोजीशन से ध्यान से देखो तो ये मीन पोजीशन है, ठीक है। इसका नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ होगा, उससे नीचे ये इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। और जहाँ इक्विलिब्रियम आता है मतलब नेट फोर्स 0 होता है, उसी को तो मीन पोजीशन बोलते हैं। तो इसके मीन पोजीशन से स्लाइटली x डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिए। तो ये SHM किया अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ओके, इस SHM का टाइम पीरियड इसने t दे रखा है। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू t, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब इस पूरे सिस्टम को उठा के एक ऐसी दुनिया में लेके गए जहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, जहाँ मतलब जी का कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, लेकिन एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट टी न्यू, मतलब फाइंड आउट द न्यू टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, ठीक है। ऑप्शन A, B, C एंड D। ओके, और इसको करते हैं। 11th की चीज़ याद करो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड अपन कैसे लिखते थे, T इक्वल टू 2 अंडर द रूट ऑफ m/k। याद आया, ये अपन 11th में करके आए हैं। ये कैसे फाइंड आउट करते थे, मीन पोजीशन पे जाके मीन पोजीशन का इक्वेशन लिखते थे। ओके, फिर उससे x डिस्प्लेस करके नेट फोर्स लिखते थे, एक्सेलरेशन से कंपेयर करके फिर टाइम पीरियड लिखते थे 2 अपॉन ओमेगा वगैरह करके। इस तरह से अपन ये टाइम पीरियड फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड इतना आया था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, 2 अंडर द रूट ऑफ m/k। अब इसका फाइंड आउट करते हैं। इसका नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ होगा इस स्प्रिंग का। ओके, इससे x0 नीचे ये इक्विलिब्रियम आया होगा मीन पोजीशन, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, कितना k इंटू x0, ठीक है भाई। नीचे की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे बताओ, mg की QE, mg तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है ना बच्चों। तो mg तो गया क्योंकि g का कोई इफेक्ट ही नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर QE फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब Q इंटू E, ठीक है। ये आ गया अपना मीन पोजीशन, इसको बोल दो मीन पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन का इक्वेशन लिख दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, kx0 इज इक्वल टू Q इंटू E। यहाँ से x0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q इंटू E डिवाइडेड बाई k, ठीक है। ये अपने एक इक्वेशन kx0 इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। वहाँ से x0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, मतलब नेचुरल लेंथ से x0 नीचे यानी QE अपॉन k डिस्टेंस नीचे इक्विलिब्रियम आया, मतलब मीन पोजीशन आया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मीन पोजीशन पकड़ते थे, उसके बाद स्लाइटली डिस्प्लेस करते थे। तो अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, एक स्लाइटली डिस्प्लेस किए नीचे की तरफ और। ओके, एक बात बताओ, स्प्रिंग में क्या, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स। जैसे से x बढ़ेगा वैसे से उसका फोर्स जो बढ़ेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे kx0 इक्वल टू QE, मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। अब जरा सा डिस्प्लेस किए यानी ऊपर का फोर्स बढ़ गया, ये ब्लॉक सपोज कहीं यहाँ आ गया, ठीक है। इसको स्लाइटली x डिस्प्लेस करने पर, तो अब जरा सा डिस्प्लेस किए तो ऊपर का तो फोर्स बढ़ गया, ठीक है। वो कितना हो गया, k इंटू x0 प्लस x, ये तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा, नीचे का फोर्स तो वहीं रहेगा Q इंटू E। बोलो बच्चों, इसका मास कितना है m और इस पर चार्ज कितना है Q। इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही ब्लॉक यहाँ आ गया, स्लाइटली x डिस्प्लेस किए तो। अब इस पर नेट फोर्स लिखो, तो F नेट कितना हो जाएगा बताओ, F नेट इज इक्वल टू kx
नॉट के एक्स नॉट प्लस एक्स, मतलब के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स ऊपर की तरफ माइनस नीचा कितना है क्यू इंटू ई, ये ठीक है ओके, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये फोर्स बड़ा है ओके। अब इसको करो ऐसे के एक्स नॉट प्लस के एक्स, अंदर के को मल्टीप्लाइड कर दिए माइनस क्यू इंटू ई, यहाँ से ध्यान दो तो के एक्स नॉट इक्वल टू कितना क्यू ई, तो के एक्स नॉट की जगह रख दो क्यू ई, तो क्यू ई प्लस के एक्स माइनस क्यू ई इक्वल टू ई कितना आ गया अपना एफ नेट, ये क्यू ई मर गया, तो यहाँ से कितना बचा के इंटू एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो अपन डिस्प्लेस किए हैं नीचे की तरफ, नेट फोर्स इस पर आया ऊपर की तरफ, ऐसे इस पर नेट फोर्स कहाँ आया ऊपर की तरफ एफ नेट, और डिस्प्लेस इसको नीचे की तरफ किए हैं, यानी एफ नेट और एक्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ लिख सकते हो एफ नेट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। बोलो ये चमका, वेक्टर फॉर्म भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब जब कोई फोर्स इस टाइप का आ गया तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख देंगे कितना, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई ये के आ गया टाइम पीरियड, ये और ये सेम हो गया मतलब टी, ये अपना आंसर। अगर यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से और बेसिक से जा सकते हो, कैसे बच्चों देखो, ये एफ नेट इक्वल टू कितना आया माइनस टाइम्स के एक्स, ठीक है। तो अब क्या करो आप एफ नेट की जगह लिख दो एम इंटू ए, ठीक है। एक तरीका यहाँ से आप डायरेक्ट टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो, अगर ये नहीं समझ में आया तो और बेसिक में जाना चाहते हो तो ऐसे जाओ कैसे, एफ नेट को लिख दिए एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्सलेशन का वैल्यू कितना आ गया माइनस के एक्स ओके। और बताओ एक्सलेशन तो ये भी होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको इक्वेट कर दो, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये एक्स भी कैंसिल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मास एक्सेलरेशन एम होगा ना, यहाँ पर एम आएगा, एम सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ठीक है बच्चों ओके। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ के बाई एम, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन नीचे एम आ जाएगा ना, वही एम अपना छूट गया था, ठीक है। तो ये आ गया ओमेगा। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है ये बताओ, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पुट करो 2 पाई, ये दिख रहा है क्या, हाँ 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह ये सब, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट के, ऊपर चला जाएगा अंडर रूट एम, ये देखो हुआ। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के, ठीक है। तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड, दिख रहा है ओके। तो ये टाइम पीरियड और ये जो न्यू टाइम पीरियड है ये सब क्या है, न्यू टाइम पीरियड अपना चल रहा है, टी न्यू बोल दो, टी न्यू, ठीक है, ठीक है टी न्यू। अपना ये न्यू टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और पुराना वाला भी टाइम पीरियड यही था, इसका मतलब टाइम पीरियड सेम है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा टी के टर्म में, फर्स्ट ये, ठीक है। तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, और इसको इतना कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। रीज़न देखो क्या होता है, अपन 11 में पढ़ के आए हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम बाई के। और एक बात, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स। हाँ ये तो मतलब बड़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कांस्टेंट फोर्स पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड अगर टी है तो इसका भी टाइम पीरियड टी होगा। हाँ ये इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, सपोज ये मीन पोजीशन कितना पे है बताओ, और इसको x1 बोल दो, ये कितना हो जाएगा mg बाई के, इसका मीन पोजीशन mg बाई के पे है, इसका मीन पोजीशन कितना पे है x0 का वैल्यू अपन फाइंड आउट किए हैं ना क्यू अपॉन के, लेकिन इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, मीन पोजीशन चेंज हो गया ये फोर्स आने से, ग्रेविटी हटा के फोर्स लगा दिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो इससे अपन मीन पोजीशन चेंज हो गया लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो ये बात को आप कहीं लिख लो, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के उस पर हाईलाइट कर दो और लिख दो कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स ओके। तो ये कंसेप्ट पता था तो डायरेक्ट अपन ये टाइम पीरियड लिख के और टिक कर देते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड दोनों का सेम ही होता है, मतलब टी होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है बच्चों देख लो। और अपन कैलकुलेट करके भी दिखा दिए कि नहीं टाइम पीरियड इतना आएगा ओके, आया देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा वाला वर्जन है, ठीक है उसी का,
यहाँ क्या है, एक स्प्रिंग है अगेन, इसका ये ब्लॉक अटैच है इस स्प्रिंग से, इसका मास सेम, इस पर चार्ज क्यू है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, ठीक है, ये मस्त अपना चल रहा था। अब क्या किए, एट टी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ई नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड इज स्टार्टेड, ठीक है। पहले ये कुछ नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये सिस्टम था, ओके। अब इस पर क्या किया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विल दिस ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम, ओके, क्या ये ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ यस देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ठीक है। और इसको करते हैं, सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रिक, इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या है, ये अपना सिस्टम दिया हुआ है, ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो पूछा है क्या ये ब्लॉक एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर करेगा तो इसका टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड बता दो इस एसएचएम का, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा था, तब तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट, इसके अबाउट ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। जब ई नोट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हुआ था, क्या एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, करेगा, क्यों, देखो पहले इस पर क्या लग रहा था, ऊपर की तरफ एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स और नीचे की तरफ mg, ठीक है। ई नोट के लगने से, मतलब जब ई नोट स्टार्ट हो गया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर एक फोर्स बढ़ गया पहले से mg और एक और आ गया q इंटू ई नोट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब अब इस सपोज अभी इसके अबाउट ये एसएम कर रहा है, तो उस टाइम अब ये मीन पोजीशन दूसरा हो जाएगा, पहले ये था तो अब ये दूसरा, मतलब मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन एसएम तो तभी परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब विल दिस ब्लॉक परफॉर्म एसएम, यस, ई नोट के आने से भी ये एसएम परफॉर्म करेगा, तो अपन इस यहाँ बोल दिए यस। अगर यस देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसएम एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो। तो सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो ये जब ई नोट नहीं था तो उस टाइम में अपन टाइम पीरियड क्या लिखते थे, 2 अंडर द रूट ऑफ m/k, ठीक है। इस ई नोट के लगने के बाद अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो अभी अपन पीछे देख के आए कि टाइम पीरियड क्या होता है कि वो कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड। इसका मतलब टी न्यू भी जो होगा इसका, वो अपन डायरेक्ट टाइम पीरियड क्या लिख देंगे, 2 अंडर द रूट ऑफ m/k, ठीक है बच्चों। जो यहाँ पहले था ई नोट के पहले, वहीं ई नोट के आने के बाद भी टाइम पीरियड सेम रहेगा, हाँ मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा, ओके। अब पूछ रहा है द एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो, इसका एम्पलीट्यूड भी बताना है, ठीक है। और इसको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। और सपोज ये अपना कहीं नेचुरल लेंथ था, नेचुरल लेंथ, ठीक है बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखो, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इससे पहले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगने से पहले ये जो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन था, सपोज ये x1 था, इसको अपन x1 बोल दिए। इस x1 को कैसे लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ ये जो पहले इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, ये जब ई नोट नहीं लग रहा था तो उस टाइम में इसको कैसे, ये सपोज अपन x1 बोल दिए, इस x1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर की तरफ kx1, नीचे की तरफ mg, यहाँ पर तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ है तो सिर्फ नीचे की तरफ mg आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा kx1 इक्वल टू mg, तो यहाँ से अपना x1 आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई k, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया x1 का वैल्यू, ओके। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लगना स्टार्ट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये और नीचे गया क्योंकि इस पर और फोर्स बढ़ गया, तो लेट्स ये कहीं यहाँ आया ये ब्लॉक, ठीक है बच्चों, ये ब्लॉक कहीं यहाँ आ गया। अब इसका ये जो आया ये मीन पोजीशन हो गया, मतलब इस ई नोट लगने के बाद नया मीन पोजीशन, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स, इसको अपन बोल दिए x2, ये पूरे लेंथ को नेचुरल लेंथ से मेजर कर रहे हैं तो इसको अपन x2 बोल दिए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग जाएगा बताओ, स्प्रिंग फोर्स kx2, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा ये बताओ, एक तो mg, ठीक है, प्लस एक लग जाएगा कौन सा, ये ई नोट के आने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई नोट लग रहा है ना ऐसे ई नोट, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस पर चार्ज मास m चार्ज की वजह से इस एक और फोर्स आ जाएगा q इंटू ई नोट। देखो तो ये चमका, बस इस मीन पोजीशन पर इक्वेट कर दो फोर्स को, तो kx2 इज इक्वल टू mg प्लस q ई नोट, तो यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो गया mg प्लस q ई नोट, ठीक है, अपॉन k। ये चमका क्या, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन कब लिखे, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ठीक है, ये जब फर्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम आया था
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ पर जब इक्विलिब्रियम था उसका इक्वेशन यहाँ से लिख दिए कि x1 इक्वल टू mg, वहाँ से x1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अच्छा, जब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये और ब्लॉक नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, ठीक है भाई। ये जब नीचे आया तो इसका मीन पोजीशन चेंज हो गया। अब जब ये इस न्यू मीन पोजीशन पे आया तो यहाँ पे फोर्स को इक्वेट करके ये इक्वेशन लिख दिए, वहाँ से x2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। एसएचएम को याद करो ध्यान से, ये जो एसएचएम था अपना, ये अपना मीन पोजीशन होता था, ठीक है। यहाँ जाता था ब्लॉक, कैसे देखो, याद आया बच्चों, देखो ये होता था प्लस ए, ये होता था माइनस ए, ये अपना मीन पोजीशन, ओके। यहाँ पे क्या होता था एक्सेलरेशन, पहले ये बताओ। यहाँ पे मैक्सिमम होता था एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होता था। यहाँ पर अगेन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता था, ओके। यहाँ पे क्या होता था, वेलोसिटी जीरो होता था मीन पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होता था, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता था। ये अपन एसएचएम की कहानी 11 से उठा लिए। इतना कहानी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जानो कि देखो एम्पलीट्यूड अपन किसको बोलते हैं, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है अपना एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये अपना एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस को अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग, अब ये देखो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। ये दो बात अभी पकड़ो, एसएचएम नहीं आती कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये दो बात को पकड़ लो, क्या कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, ठीक है, और एम्पलीट्यूड बोलते हैं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को। अब यहाँ पे आ जाओ, टी इक्वल टू जीरो पर जब ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये ब्लॉक यहाँ से आना स्टार्ट हुआ, यानी इसका स्पीड यहाँ पर जीरो है, ठीक है। यहाँ से आते आते यहाँ आया, यहाँ मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो अपना जो एम्पलीट्यूड होगा इस एसएचएम का, वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये हुआ ना अपना एक्सट्रीम पोजीशन, इसी यही हो जाएगा अपना एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बच्चों। और ये अपना मीन पोजीशन, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही अपना एम्पलीट्यूड कहलाएगा ए, तो उसको अपन ए बोल दिए। तो बेसिकली ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, बस। अब ये तो कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, फाइंड आउट कर लो। mg प्लस क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस mg बाई के, कितना हो गया बच्चों, यहाँ से देखो तो, यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ, ये कितना हो जाएगा, mg एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू mg प्लस क्यू ई नॉट माइनस mg डिवाइडेड बाई के। ये mg मर गया, यहाँ से क्या बच गया, क्यू ई नॉट अपॉन के, ये अपना एम्पलीट्यूड, दिस इज आंसर। क्यू ई नॉट अपॉन के, इसका एम्पलीट्यूड आया क्यू ई नॉट अपॉन के, और टाइम पीरियड तो यही 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई के, और ये एसएम परफॉर्म करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद भी। तो अपना तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है बच्चों, ये वाला रफ दिया है, रफ, ओके। इस इंक्लाइन प्लेन पे एक पहिया रखा हुआ है, ठीक है, जिसके डायमेट्रिकली अपोजिट इंच पे दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। इसका मास दे रखा है m, ओके। अपवर्ड डायरेक्शन में एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E, ठीक है। और ये वाला जो पूरा सिस्टम है, मतलब ये वाला जो चक्का है, अपन पहिया बोल सकते हो, ये इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E, ठीक है। ये जब इक्विलिब्रियम है तो E का वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है। आओ इसको करते हैं। सबसे पहले इसका मास m है, तो नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा होगा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg, हटाओ mg हो गया, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लस चार्ज पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा q इंटू ई, बोलो बच्चों, q इंटू ई, ये क्लियर, q इंटू ई, ठीक है। अच्छा, इस माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, अगेंस्ट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, q इंटू ई, ठीक है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अच्छा, चूँकि ये रफ इंक्लाइन प्लेन है तो इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा। अब इक्विलिब्रियम में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपन डायरेक्शन नहीं बता सकते ना कि अब ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या किए कि ऊपर की तरफ इसको लेट कर लिए कि सपोज इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक नॉर्मल भी तो पास होगा, नॉर्मल भी तो लगेगा, तो लेट्स ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, n बोल दिए, सारा फोर्स ड्रॉ कर दिए, ओके। अब चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए,
ठीक है, एंड इस पर नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए, तब तो ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से मतलब इन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे नहीं करना है क्योंकि इससे आप उलझ जाओगे। इतना सारा फोर्स है, नेट फोर्स को बैलेंस करना, इससे उलझ जाओगे। नेट टॉर्क से देखो, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, उससे सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क लेंगे तो जीरो आएगा। ओके, तो अपन ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास हो रहे होंगे। ओके, तो कौन सा पॉइंट चूज करें बताओ? यहाँ से एक फोर्स, यहाँ से एक फोर्स, यहाँ से तीन तीन फोर्स, इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अपन ए पॉइंट बोल दिए। तो अब क्या लिख रहे हैं कि नेट टॉर्क अबाउट ए लिखना है। ठीक है, अबाउट ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या होगा? नेट टॉर्क अबाउट ए। ओके, और पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा? आप इसको क्या करो, इसको और आगे बढ़ा लो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है बच्चों, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90, अगेन ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा, तो ये पहुंच गया थीटा। एक तरीका। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी इसको थीटा बता सकते हो। कैसे? देखो, दो इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा हो, सपोज ये अपने पास इंक्लाइन प्लेन है दो, ठीक है ना बच्चों, इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनके परपेंडिकुलर्स लेट्स कुछ ऐसे, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब अगर दो इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर का भी बीच का भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा। ये समझ में आया क्या? ये थीटा तो ये थीटा। ओके, तो इसी को भी यूज़ करके बता सकते हो। देखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये, अच्छा इस लाइन के परपेंडिकुलर ये, इनके बीच का एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ऐसे भी कर सकते हो, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एम जी का कंपोनेंट करो, इधर की तरफ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ये दिख रहा है ना? ओके, और इसको भी कंपोनेंट ब्रेक करो, इस फोर्स को, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब इस एंगल को बताना है। देखो, इसके परपेंडिकुलर ये वर्टिकल, ओके, और इसका परपेंडिकुलर ये, यानी ये थीटा हो जाएगा। ये चमका इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, ओके, इसको भी ब्रेक कर लो। तो क्यू ई कॉस थीटा इधर हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा क्यू ई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जो फोर्स इस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं उनका तो टॉर्क जीरो आएगा। ठीक है ना? तो अब अच्छा टॉर्क लिखते कितना है अपना? टॉर्क लिखते हैं नेट टॉर्क, डायरेक्ट टॉर्क लिखो। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपन टॉर्क को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अच्छा इसके अबाउट अपने को लिखना है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से पास किया। क्यों? इसका जीरो हटाओ, ये नॉर्मल का जीरो हटाओ। अच्छा, इस एम जी का दो कंपोनेंट किए, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा का जीरो हटाओ टॉर्क। ओके, एम जी साइन थीटा का होगा। ठीक है बच्चों, एम जी साइन थीटा। अगेन यहाँ भी समझ लो, क्यू ई साइन थीटा का होगा, क्यू ई कॉस थीटा का ख़त्म। तो बेसिकली टॉर्क किसका किसका होगा? एक एम जी साइन थीटा का और एक क्यू ई साइन थीटा का, इस ए के अबाउट। बाकी सबका तो जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा एक और बात, यहाँ पे इसका रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आर है, आर। ओके, आओ अब लिखते हैं नेट टॉर्क अबाउट ए। ए के अबाउट बाकी सबका तो जीरो, सिर्फ एक एम जी साइन थीटा का टॉर्क आएगा। ठीक है ना बच्चों? एम जी साइन थीटा का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? देखो, नेट टॉर्क इस डायरेक्शन, ये इस चक्का को कैसे घुमाना चाह रहा है? ऐसे। ओके, अच्छा क्यू ई साइन थीटा का टॉर्क किधर आएगा? इधर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट टॉर्क जीरो करने के लिए मतलब क्या है? ये टॉर्क और ये टॉर्क एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देते हैं एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? आर, आर। ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो दूसरा को नेगेटिव, ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट इक्वल ही कर दो। क्यू ई साइन थीटा इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बताओ? यहाँ पे तो इसके लिए आर था, इसके लिए टू आर हो जाएगा, तो टू आर। ये चमका क्या? देखो, तो यहाँ से क्या बचा? देखो तो बच्चों, आर आर कैंसिल, साइन थीटा भी कैंसिल, तो यहाँ बच गया इधर एम जी और इधर बचा
क्यू ई इंटू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, एम जी डिवाइडेड बाई टू क्यू। ये अपना आंसर देख लो, ये बी आंसर, एम जी डिवाइडेड बाई टू क्यू। ये चमका क्या, देखो एम जी डिवाइडेड बाई टू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्या दिया हुआ है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक सेमी सर्कुलर रिंग रखा हुआ है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ओके। फिर एक्स जेड प्लेन में, इस वाले प्लेन में एक और सेमी सर्कुलर रिंग रखा हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। अच्छा, माइनस जेड एक्सिस के पैरेलल एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और प्लस जेड एक्सिस के पैरेलल एक ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो इन सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताना है इस ओरिजिन पे, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको आप नेम कर दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3 और इसको बोल दो 4, ठीक है बच्चों। 1 बोल दिए इस सेमी इनफाइनाइट को, 2 बोल दिए इस सेमी इनफाइनाइट को, सेमी सर्कुलर रिंग को 3 और इस वाले सेमी सर्कुलर रिंग को 4, ओके। तो आओ E1 लिखते हैं, E1, ठीक है। याद करो जब अपन पीछे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ के आए हुए हैं, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इधर की तरफ, और वो कितना होता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ओके। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एट ए डिस्टेंस r बोल दो, ठीक है। इधर होता है k लेमडा बाई आर और नीचे की तरफ होता है k लेमडा बाई आर, अगर ये प्लस लेमडा हो तो, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये अपन चीज़ सब डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब इसी का यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, इस वाले की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस वन एंड दिस वन, एक इस डायरेक्शन में आएगा k लेमडा बाई आर और एक इस डायरेक्शन में आएगा k लेमडा बाई आर, और उसको लिखते हैं E1 ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा k लेमडा बाई आर इस डायरेक्शन में यानी माइनस आई कैप प्लस k लेमडा बाई आर कौन से डायरेक्शन में, इधर, यानी प्लस k कैप। ये चमका, ओके। E2 लिखते हैं इसके वजह से, इस वाले वायर की वजह से E2 कितना हो जाएगा, इसके यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, यानी हो जाएगा k लेमडा बाई आर इस डायरेक्शन में यानी प्लस आई कैप। चमक रहा है, बस इसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ओके। और फिर इधर की तरफ कितना हो जाएगा, प्लस k लेमडा बाई आर माइनस के कैप, देखो ध्यान से, E1 E2 लिख लिए। अच्छा, और इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से लिखते हैं, तो E3 क्या हो जाएगा बताओ, इसके वजह से बिल्कुल नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, अच्छा, और डायरेक्शन बिल्कुल नीचे मतलब माइनस जे कैप, ये हो गया। हटाओ, E4 लिख दो, E4 इसकी वजह से होगा, वो कितना होगा 2k लेमडा बाई आर और डायरेक्शन बिल्कुल इस डायरेक्शन में, ये नीचे था ना और ये इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, यानी माइनस के कैप में, तो 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर माइनस के कैप। ये चमका, देखो चारों अपन लिख दिए सबकी वजह से, कुछ नहीं किया इसमें, दिखने में डरावना सा लग रहा है, ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये याद होना चाहिए कि सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होता है, अगर इस पर प्लस 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 लेमडा हो, ठीक है, और इस पर प्लस लेमडा हो तो सेमी इनफाइनाइट वाले की वजह से क्या होता है, इसी का यूज़ करके अपन लिख रहे हैं, प्लस एक्स को आई कैप लिख दे रहे हैं, माइनस एक्स को माइनस आई कैप लिख दे रहे हैं, उसी तरह सबका डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, ओके। और ई नेट फाइंड आउट करते हैं, तो ई नेट कितना हो जाएगा बताओ, ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है, सबको ऐड कर दो, तो और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। सब में से क्या किए k लेमडा बाई आर कॉमन कर लिए, तो क्या क्या बचा, यहाँ बचा माइनस आई कैप, यहाँ बचा प्लस के कैप, यहाँ बचा प्लस आई कैप, यहाँ बचा माइनस के कैप, यहाँ बचा माइनस जे कैप 2 टाइम्स, क्योंकि 2k लेमडा बाई आर ही से बाहर किए हैं, ओके। अच्छा, यहाँ बचा माइनस 2k कैप, ये चमका क्या देखो तो बच्चों, ओके, ये प्लस आई कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बेसिकली कितना बच गया, यहाँ से सिर्फ -2 भी बाहर निकाल लो, इनफैक्ट 2 ही बाहर निकाल लो, तो 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर और डायरेक्शन माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये अपना आंसर, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहो ई नेट का तो वो भी फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा ई नेट का मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना चाहो तो 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये दिख रहा है क्या,
मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना चाहो तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2√2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये अपना आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो इसके सेंटर पर, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन पूछे तो इस डायरेक्शन में -j -k कैप, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है अपने पास, एक ये रिंग है, ठीक है बच्चों, जिसका रेडियस r, इस पर चार्ज q है। एक सेमी इनफाइनाइट रॉड इसके एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। इस रिंग की वजह से इस रॉड पे फोर्स कितना लगेगा ये बताना है अपने को। और इसको करते हैं क्या किए, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कट किए जिसका लेंथ dx और इसमें चार्ज बोल दिए dq, ठीक है बच्चों। ये dq कितना लिख दोगे, लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। तो ये अपन dq लिख दिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले रिंग की वजह से ये वाला जो रिंग है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, लेट्स ये E बना, ठीक है। उस E का वैल्यू लिख दो। तो E इज इक्वल टू कितना लिख दो इस रिंग की वजह से, के क्यू कितना डिस्टेंस पे x पे है, तो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये तो अपन E लिख दिए, ओके। तो फोर्स लिख दो यहाँ पे, फोर्स क्या हो जाएगा Q इंटू ई, ठीक है बच्चों, ओके। अब Q की जगह क्या होगा, डी क्यू, छोटा चार्ज है तो डी क्यू लिख दो। और E की जगह ये वाला एक्सप्रेशन, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये जो फोर्स ये है वो छोटा फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ अपन DF लिख दिए, समझ में आया। ये अपन फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई यूज़ करके ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिए। इस छोटे से चार्ज पे छोटा सा जो फोर्स लगा वो अपन ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे कि अपने को ये पूरा रॉड की वजह से निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये दोनों को इंटीग्रेट कर दिए हैं, तो इधर तो हो गया अपना एफ नेट, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ क्या है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें लिमिट किसका जाएगा, डी एक्स यानी एक्स का। एक्स को कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे कि ये अपना पूरा सेमी इन्फाइनाइट रॉड कवर हो जाए, 0 से लेके पूरा इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो 0 से इन्फाइनाइट तक ये चमका ना, एक्स को 0 से लेके करते करते पूरा इन्फाइनाइट तक ले गए, तो ये पूरा सेमी इन्फाइनाइट रॉड कवर हो गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो, के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट, के क्यू लेमडा बाहर हो गया, ओके। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, के क्यू लेमडा तो बाहर, एक्स डी एक्स ऊपर है, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, के क्यू लेमडा बाहर, अंदर ये बचा, ठीक है। लिमिट अगेन वहीं 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो। तो यहाँ अपन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इधर इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, ठीक है बच्चों। ये तो कांस्टेंट है, हटाओ इसका डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 2t dt। ये चमका क्या देखो, तो यहाँ से x dx का जगह क्या हो गया t dt, ठीक है। तो अब पुट करो यहाँ पे, तो अपना आ गया कितना, ये तो बाहर है के क्यू लेमडा इंटीग्रेशन, ये दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। के क्यू लेमडा बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, टी डी टी अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आएगा टी स्क्वायर और उसका पावर 3/2, यानी स्क्वायर कैंसिल टी क्यू, ओके। लिमिट आओ, देखो बच्चों यहाँ जो लिमिट है यहाँ पे तो एक्स का लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन अब जो लिमिट आएगा वो टी का आएगा, ठीक है। तो आओ इसको टी का लिमिट पुट करते हैं, तो कैसे यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है ना, ओके। जब x 0 है तो टी स्क्वायर कितना बनेगा, आर स्क्वायर, टी कितना हो जाएगा आर, तो जब x 0 तो टी कितना आर, ये चमका क्या देखो, ओके ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा सेकेंड, जब x इन्फिनिटिव है तो टी स्क्वायर कितना बनेगा, ये देखो इन्फिनिटिव प्लस समथिंग इन्फिनिटिव और उसका स्क्वायर करोगे, सॉरी टी स्क्वायर इन्फिनिटिव आया तो टी भी इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो यहाँ ये आया इन्फिनिटिव, ये चमका गया। अरे क्या किए, एक्स स्क्वायर की जगह ये एक्स की जगह इन्फिनिटिव पुट किए, तो ये इन्फिनिटी बना, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटिव, ओके। तो
टी स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टी इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी, तो इसलिए टी इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, यहाँ लिमिट एक्स का था, यहाँ लिमिट आ गया टी का। ओके, ये कैंसिल हो कितना बना टी स्क्वायर, तो क्या बना के क्यू लेमडा तो पहले से बाहर है, इंटीग्रेशन आर से इन्फानाइट डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यही ना मैंने बताया था ना कि डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार यूज होगा इसलिए। ठीक है, के क्यू लेमडा इसका इंटीग्रेशन -1/t, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, टी का पावर ऊपर लेके जाओ -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन बार बार उतना थोड़ी लिखेंगे। तो -1/t इंटीग्रेशन का लिमिट आर से इनफाइनाइट, ये चमका क्या बच्चों, देखो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करो, ये दिख रहा है ना, देखो तो। ओके, यहाँ से क्या हो गया, एक बार अपर लिमिट पुट करो तो के क्यू लेमडा तो बाहर है, -1/इनफाइनाइट माइनस एक बार लोअर लिमिट तो -1/r, ये देखो ये चमका, एक बार ये पुट कर दिए एक बार ये पुट कर दिए, एक बार अपर एक बार लोअर, -1/इन्फिनिटी 0 हटाओ उसको, और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस का +1/r, तो ये कितना बन गया के क्यू लेमडा अपॉन आर, के क्यू लेमडा अपॉन आर, ये आया अपना एफ नेट, ये हुआ आंसर। फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, ये आया आंसर। ठीक है बच्चों, देख लो आया, इस फोर्स पे इस रिंग की वजह से ये अपना आंसर आया, मतलब इतना फोर्स आया। ठीक है, फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। ठीक है, और इसको एक सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है बच्चों, सेकेंड मेथड इसको बोल दो, ये दिख रहा है ना। ओके, ये जो रिंग था उसको अपन ऐसे ले लिए, देखो इस तरह से। ठीक है, और ये अपना सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इसको ऐसे ले लो, इसमें क्या है प्लस 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 कुछ ऐसे इन्फिनिटी तक। ओके, इस रिंग का रेडियस कितना है आर, इस पर चार्ज कितना है क्यू। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अपन ये सब डिस्कस कर लिए हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर ये सपोज डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होता है के लेमडा बाई आर, और इधर होता है के लेमडा बाई आर, के स्मॉल आर, ये अगर स्मॉल आर है तो। ठीक है, और ये डायरेक्शन कब होगा, जब इस पर प्लस लेमडा कूलम पर मीटर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हो तो। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसी कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा पहले बताओ, इस वायर की वजह से, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इधर की तरफ हो जाएगा के लेमडा बाई आर, और एक नीचे की तरफ होगा के लेमडा बाई आर। ठीक है, ओके। अच्छा, इस वायर की वजह से इसके जस्ट अपोजिट ले लो, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ के लेमडा डिवाइड बाई आर, नीचे की तरफ हो जाएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ये चमक रहा है क्या, देखो। और सपोज यहाँ पे जो ये लिए हो इस पर चार्ज है डी क्यू, इसमें भी चार्ज है डी क्यू। ठीक है, इसको डी क्यू में तोड़ दिए। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये फोर्स, तो ये अपना फोर्स आ गया डी एफ, बोलो चमका क्या। और नीचे की तरफ भी फोर्स आ जाएगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये चार्ज डी क्यू, ये अपना फोर्स आ गया डी एफ। ठीक है, ओके। इसको आप बोल दो इस तरह से ले लो, इसको x बोल दो और इसको y बोल दो, सपोज ये डी एफ एक्स और ये डी एफ वाई। ठीक है बच्चों, ओके। सिमिलरली इधर भी ये डी क्यू को इसमें मल्टीप्लाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या बनेगा, फोर्स, और कौन सा फोर्स, एक्स डायरेक्शन वाला। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी इस चार्ज से अगर मल्टीप्लाइड कर दोगे इसमें तो ये क्या बना, फोर्स वाई डायरेक्शन में। ओके, डी एफ वाई। तो अब ध्यान से देखो, ये और ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स पे लिए हैं, तो ये दोनों फोर्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। उसी तरह आप सिमिलर किसी का भी कोई भी एक पॉइंट लो जिसका चार्ज डी क्यू है। ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर और एक नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर किधर होगा, बाहर और एक नीचे की तरफ। यहाँ पर किधर होगा, बाहर और एक नीचे की तरफ। दिख रहा है क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक नीचे की तरफ और एक बाहर, लाइक दिस। अपन तो इस प्लेन में दिखा नहीं पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बाहर और एक नीचे की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, एक बाहर एक नीचे की तरफ। तो होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, और नेट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा इस रिंग पे। तो नेट फोर्स जो आएगा वो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ नेट, और इन सब को ऐड कर देंगे, मतलब एफ नेट ऐड करो, के लेमडा बाई आर सब में तो होगा, तो कॉमन कर लो, डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू
अपन इसको डी क्यू में तोड़ दिए हैं, ये होगा, ये डी क्यू मिलकर क्या बनेंगे, इस रिंग का टोटल चार्ज मतलब क्यू, तो के लेमडा बाई आर, और ये डी क्यू मिलकर क्या बने क्यू, तो ये अपना एफ नेट, ये चमका क्या देखो। अच्छा ये एफ नेट कहाँ पे आया, ये एफ नेट आया फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, ठीक है, ड्यू टू रॉड, इस रॉड की वजह से इस रिंग पे ये फोर्स आया। अब याद करो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है बच्चों, NLM न्यूटन्स थर्ड लॉ, अपना थर्ड लॉ याद करो। थर्ड लॉ क्या होता था, एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये रॉड इस पे ये एफ नेट लगाया तो ये भी एफ नेट दिस अमाउंट, मतलब ये मैग्नीट्यूड का एफ नेट लगाया, तो ये रिंग इस रॉड पर भी सेम अमाउंट का एफ नेट लगाएगा, लाइक दिस एफ नेट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एफ नेट, इसका मैग्नीट्यूड यही के लेमडा बाई आर इंटू क्यू। ये कौन सा फोर्स आया, फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग, इस रिंग की वजह से इस रॉड पे ये फोर्स आया एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। ओके, यही तो पूछा था कि इस रॉड पे फोर्स कितना होगा इस रिंग की वजह से, तो ये अपना आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, के लेमडा क्यू अपॉन आर, ये चमका, ये सेकंड मेथड था। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर यानी लेक्चर 11, वहाँ स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेक्चर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ओके बाय बाय।